जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। मैं हूं आपके साथ नेहा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज की तिथि और आज का वार। आज दिन मंगलवार है, तिथि मंगलवार, फागुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। और चलिए अब जान लेते हैं आज का सुविचार। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं, हर सुबह आपका नए तरीके से इंतजार करती है। तो दोस्तों आज का दिन काफ़ी खास है। आज शब बारात के साथ साथ होली का दहन भी है। तो चलिए सबसे पहले हम शब बारात के बारे में जानते हैं। शब बारात जो है एक काफ़ी खास त्यौहार होता है जहां पिछले साल के किए गए कर्मों का लेखा जोखा होता है और आने वाले सालों की जो तैयारी होती है उसको किया जाता है। और इस रात को इबादत की रात होती है जहाँ पर मस्जिद और कब्रिस्तान में सजावट की जाती है और इबादत की जाती है, अपने पूर्वजों को याद किया जाता है। ये जो दिन होता है ये काफ़ी ख़ास होता है। आज काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पूजा पाठ भी की जाती है। और वहीं अगर हम होलिका दहन की बात करें तो आज होलिका दहन भी है और उसका शुभ मुहूर्त शाम 6:12 से रात के 8:39 तक शुभ मुहूर्त रहेगा जब होलिका दहन की जाएगी। और उसके बाद जो है कल होली यानी धुरेंदी मनाई जाएगी। और चलिए अब आज का इतिहास भी जान लेते हैं। आज के दिन साल 1987 को सुनील गावस्कर ने इतिहास रचा था। उन्होंने टेस्ट मैच में 10,000 रन पूरे किए थे। इसके बाद आज ही के दिन साल 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का पेटेंट हासिल किया था। चूँकि होली का त्यौहार आने वाला है और होली के त्यौहार में रंग गुलाल खेले जाते हैं, ऐसे में कई सारे लोगों के आंखों में रंग चला जाता है, स्किन से प्रॉब्लम हो जाती है। और कल होली के साथ एक और दिन खास है। होली के साथ कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है जहां पर कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। और मुझे लगता है कि सिर्फ उन्हें ही नहीं, हमें सारी महिलाओं को ही सम्मानित करना चाहिए। साथ ही जो हमारे साथ खास मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद होंगे, अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो ये नंबर जो फ्लैश हो रहा है आप इस पर कॉल करके हमें कॉल कर सकते हैं और उनसे सीधे अपने जो सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और बिल्कुल आपको इंतज़ार नहीं करेंगे हमारे खास मेहमानों से मिलाने का। तो सीधे तारुफ कराती हूँ हमारी खास मेहमान से जो महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है, जिन्होंने एक उदाहरण सेट किया है तमाम महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए जहाँ कहा जाता है कि जो वर्किंग फील्ड है वो पुरुषों के लिए होती है, लेकिन उन्होंने वहाँ अपना दबदबा बनाया और एक खास मुकाम, एक खास पहचान हासिल की है। लेकिन उनके लिए कुछ कहना चाहूँगी उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले। कहा जाता है कि किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की औरतों की उन्नति से मानी जाती है। और ऐसे ही लाइव एग्जाम्पल सेट किया है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर रश्मि निचलानी जी ने, जो प्रोफेसर है चिरायू मेडिकल कॉलेज में और ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट है, यानी कि कैंसर डायग्नोस्ट करती हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो मैम जैसे कि विमेंस डे है आने वाला है, तो सबसे पहले हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे। थैंक यू, सेम टू यू। एंड आप एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है महिला सशक्तिकरण का हम सभी के लिए। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया। बचपन से एक तमन्ना थी कि कुछ ऐसा कर जाएं जो हमारे समाज को कुछ हेल्प करे। हमारे आसपास कभी कोई हमारी फैमिली में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं था। तो जब डॉक्टर को देखती थी तो मुझे बड़ा एक फैसिनेटिंग लगता था कि नहीं, ये एक ऐसा है जो भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि इस फील्ड में आगे बढ़ा जाए। और लेकिन तब पीएमटी और ये बहुत डिफ़िकल्ट होते थे, तो लोग बहुत डराते थे कि नहीं, इतना ईजी नहीं है इस फील्ड में जाना। लेकिन जब कोई महिला या कोई लड़की ये ठान लेती है कि उसे ये करना है तो उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चूँकि कल का दिन बहुत खास है, तो हमारे साथ आज एक नहीं दो खास मेहमान हैं। तो आपको हमारे एक और खास मेहमान से तारुफ कराती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर परेश निचलानी जी, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू मैम, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल सर, चूँकि होली का समय चल रहा है और आज ही से कई जगह पर होली खेलना शुरू भी हो गई है। ऐसे में लोग जो है कलर्स को लेके काफ़ी केयरलेस हो जाते हैं और मस्ती मजाक में भूल जाते हैं रंग लगाना, और कई बार कलर आंखों में चला जाता है। तो उससे कितना ज़्यादा हार्म हो सकता है?
इससे कलर से बहुत ज़्यादा हार्म होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप होली खेलें, रंगों का त्यौहार है, अच्छे से होली खेलिए, कलर का खूब प्रयोग करें, लेकिन कलर जो आप यूज़ करें वो केमिकल वाले या आर्टिफिशियल कलर यूज़ ना करें। पुराने ज़माने में फूलों द्वारा होली खेली जाती थी, कई ऑर्गेनिक कलर्स आते हैं, हल्दी और ऐसे वाले, आप उनका प्रयोग करें। इसके पीछे कारण ये है कि जो केमिकल वाले कलर्स आते हैं उसमें कई हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं, जैसे सिलिका रहता है, कुछ लेड या मेटालिक कंपोनेंट्स रहते हैं, कई में कांच का बुरादा भी यूज़ किया जाता है। तो ये कलर अगर गलती से भी आंखों के अंदर चले जाते हैं तो आंख की जो काली पुतली है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। आंख एक बहुत ही कोमल ऑर्गन है, इसके अंदर ये केमिकल वाले कलर अगर जाते हैं तो आंख के अंदर कॉर्निया में इंजुरी, कंजंक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सारे समस्या हमको देखने को मिलती है। बिल्कुल, मतलब कहीं न कहीं अगर हम थोड़ी सी भी केयरलेस तरीके से बिहेवियर अपना दिखाएँगे या मस्ती में थोड़ा सा ज़्यादा डूब जाएँगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ सकती है। और वैसे भी आँखें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, उनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, महेंद्र पटेल जी, जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं परी जी। जी महेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब को नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे आजकल होली में ये केमिकल वाले रंग आ चुके हैं और आदमी मतलब लोग बाग देखते नहीं है और एक दूसरे पर रंग छिड़क देते हैं, आंखों में चला जाता है, चमड़ी पर फिर लाल धब्बे हो जाते हैं और बाद में स्किन प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए प्राथमिक उपचार के तौर पर घरेलू स्तर पर क्या उपचार करें, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल पूछा है। पहली चीज़ तो ये कि हमको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, हम किसी और को उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो पहली चीज़ ये करें कि अगर आपको चश्मा है तो चश्मे का प्रयोग करें, अगर चश्मा नहीं भी है आपको तो कुछ प्रोटेक्टिव ग्लासेस या सन ग्लासेस पहन करके आप होली खेलें, क्योंकि उससे एक बैरियर हो जाता है आपके आंखों के सामने, आपके आंखों के अंदर कुछ चीज़ जाएगी नहीं। दूसरी चीज़, जो महिलाएं हैं वो अपने बालों को बांध के होली खेलें, क्योंकि बालों में जो कलर रह जाता है वही रिस के फिर आंखों के अंदर जा सकता है। तीसरी चीज़, आंखों के आसपास और चेहरे पे अच्छे से नारियल तेल का मसाज करें, उससे अगर कोई भी रंग आपके आंखों के आसपास जाता है उसको आप तुरंत एक साफ़ पानी से साफ़ करके उसको साफ़ कर सकते हैं। चौथी और एक आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सब करने के बाद भी अगर आपके आंखों में ये केमिकल वाला रंग चले जाता है तो उसको मसलना नहीं है। जो भी मेजर हार्मफुल इफेक्ट होते हैं वो आँख को मसलने के वजह से होते हैं। तो उसके लिए एक कटोरी में साफ़ पीने का पानी लीजिए, उसके अंदर अपनी आँखों को डुबाइए और 3-4 बार पलक झपकिए, उससे ये सारा रंग निकल जाएगा। बिल्कुल महेंद्र जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने शेयर की। बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं हम कलर्स के साथ, जैसे मैंने बताया कि बहुत केयरलेस बिहेवियर करते हैं, बालों में रंग चला जाता है, आंखों में रंग चला जाता है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर रश्मि जी के मैं वापस पास आऊँ और अगर हम नॉर्मल अगर आपकी बात करें तो मैम आपको लिखने का भी बहुत शौक है, पढ़ने का भी बहुत शौक है और आप बहुत अच्छी शायरियाँ भी करती है, तो क्यों ना थोड़ा सा हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए कुछ आप पेश करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो मैं महिलाओं के शख्सियत के बारे में ही कुछ कहना चाहूँगी। हर महिला की तमन्ना होती है, हर महिला का एक अपना एक शख्सियत होती है, बिल्कुल, लेकिन उसे हमेशा किसी की माँ, किसी की बीवी और इस तरीके से उसको देखा जाता है, लेकिन हर महिला का एक अपना एक शख्सियत होती है। तो मैं महिलाओं की तरफ से एक सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि तमन्ना है कि कोई मेरी शख्सियत से प्यार करे, तमन्ना है कि कोई मेरी शख्सियत से प्यार करे, मेरी हैसियत को तो सभी चाहते हैं। वाह क्या बात है मैम, और ऐसी तमन्ना कई सारी महिलाओं की है। तो चलिए आपको हम ऐसी कई सारी सशक्त महिलाओं की कहानी दिखाते हैं। जीवन के सुंदर समतल में सृष्टि के आरंभ से ही गुणों को अपने में समेटे हुए ये नारी पृथ्वी के समान, समुद्र के समान गंभीरता, चंद्रमा की शीतलता की दृढ़ता के साथ साथ दया, करुणा, ममता, प्रेम की पवित्र मूर्ति मानी गई। कालांतर में महिलाओं को रीति-रिवाज, रूढ़ियों, परंपराओं और प्रथाओं का सहारा धीरे धीरे सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। बड़ा बलवान है, ये एक सा नहीं रहता। की स्थिति ने फिर करवट ली और धीरे धीरे जंजीरें ढीली होती गई। समाज शक्तिकरण को
सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महिला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त। महिलाओं के लिए कई कार्यक्रमों, योजनाओं और नवाचारों को अपनाया गया। इन नवाचारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। वैश्विक स्तर पर महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक योगदान करने के लिए प्रतिवर्ष मार्च को अंतर्राष्ट्रीय एवं महिला सप्ताह भी मनाया जाने लगा। मेहनत, ईमानदारी और पूरी लगन से कोई भी काम शुरू करें तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। आज कोई महिलाओं की उपस्थिति ना हो। आज मजदूर से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों की खूबी, यहाँ तक कि पद है और कार्य को गरिमा के साथ भली भांति पूर्वक संभाले हुए हैं। आज से मजबूत हुई है। आज माँ बाप देने में गर्व महसूस करते हैं। बच्चियों को नौकरी करना में उनको कोई भी निम्न वर्ग की हो, मध्यम वर्ग की हो, उच्च वर्ग की महिला है, यदि उनको कोई शिकायत है तो पहले वो झिझकती थी, मगर वे अब अपनी शिकायत करने, मेरा मानना है पुराने समय की तुलना में महिलाओं में बढ़ती हुई है। महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता, ये दो चीज़ें जब तक पूर्णतः नहीं, तब तक पूर्ण रूप से मैं महिलाओं का स्वावलंबन सशक्तिकरण नहीं मानूंगी। बिल्कुल, आज महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही है, चाहे बात चांद पे जाने की हो, या फिर ऑटो रिक्शा चलाने की हो, या फिर घर में खाना बनाने की हो, या फिर कोई भी काम करने की क्यों ना, महिलाएं पीछे नहीं है। लेकिन आज भी कई सारे इलाकों में महिलाएं कैंसर के मामले में पीछे हैं। देखा जाए तो कई रिपोर्ट्स ये बताती है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो खासकर महिलाएं हैं वो ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर जैसी चीज़ों के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाती हैं, और शायद उसी शर्म की वजह से वो इस परेशानी को और झेलती हैं। रश्मि जी, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रिपोर्ट जिस हिसाब से बताती है, क्या उसका डेटा है और क्या उसके पीछे बड़ा कारण है कि क्यों महिलाएं इस क्षेत्र में पीछे और अपनी प्रॉब्लम जो है खुलकर नहीं बोल पाती हैं? जी, पहले आप जानते होंगे कि महिलाओं में जो बच्चेदानी का कैंसर था वो ज़्यादा कॉमन था, क्योंकि लोग कपड़ा यूज़ करते थे, महिलाएं कपड़ा यूज़ करती थी। आजकल सैनिटरी पैड की काफ़ी अवेयरनेस हो गई है, तो धीरे धीरे जो बच्चेदानी का कैंसर है वो कम होता जा रहा है, लेकिन उसके जगह अब स्तन कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। और ये स्तन कैंसर वैसे बहुत जल्दी डायग्नोज हो सकता है, लेकिन अगर हम अपने शरीर को थोड़ा सा देखें, महिलाएं अपने शरीर को थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें स्तन में दर्द रहित गठान होती है। ये मैं बहुत अंडरलाइन करके बोल रही हूँ, दर्द रहित गठान, यानी जिसमें ऐसी गठान जिसमें दर्द नहीं होता है। तो अमूमन ये होता है कि स्तन है, डॉक्टर के पास जाके कैसे दिखाएं, शर्म आती है। तो ये सब चीज़ों के कारण जब तक महिलाओं को उसमें तकलीफ नहीं होती है तब तक वो डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करती, और इस चक्कर में वो गठान बड़ी होके फट जाती है या स्टेज 0 से स्टेज 4 तक आ जाती है। हम सभी जानते हैं कि अगर स्टेज 0 या स्टेज 1 में हम कैंसर का पता लगा लेते हैं तो कैंसर आम बीमारियों की तरह पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो ज़रूरत यह है कि हम अवेयरनेस फैलाएं, और सिर्फ एक चीज़, छोटी सी चीज़ है कि दर्द रहित गठान, ऐसी गठान स्तन में जिसमें दर्द नहीं है, उसको जितना जल्दी आप डॉक्टर को दिखाएंगी, और ऐसा भी नहीं कि जितनी भी दर्द रहित गठानें हैं सभी कैंसर की होती हैं। 100% अगर गठानें दर्द रहित हैं तो उसमें से सिर्फ 15 से 20 गठानें ऐसी होंगी जो कैंसर की होंगी। 80% गठानें नॉर्मल रहती हैं, लेकिन ज़रूरत है हमको उसकी जांच कराने की, ताकि हम कैंसर को 0 और स्टेज 1 में डायग्नोज कर सकें जब वो बिल्कुल छोटा सा है। और इसकी जांच भी बहुत सिंपल है।
आपने कभी ब्लड दिया होगा 22 गेज से, उससे भी बारीक सुई से हम लोग उस गठान से कुछ सेल्स लेके और बता देते हैं कि ये गठान कैंसरस है या नहीं है। तो ये बहुत अच्छी आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है। इसको हम सूक्ष्म सुई जांच भी कहते हैं, और ये आप आते चलते फिरते कभी भी करा सकते हैं। इसमें आपको न भर्ती होना है, न कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत है, और इस जांच में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और रिपोर्ट भी आपको सेम डे मिल जाती है। तो आपका जो अंदर से एक जो दुख दुखी लगी रहती है कि ये गठान कैंसर तो नहीं है, तो वो आप इमीडिएटली उस चीज़ का पता लगा लेते हैं। और अगर बिनाइन है तो कोई नॉन कैंसरस है तो कुछ करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर कैंसरस गठान है तो फिर आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और उसका जल्दी से जल्दी इलाज करके और अपने आप को पूरी तरह ठीक करना चाहिए। बिल्कुल, चूँकि कई बार यही होता है कि शर्म के चक्कर में नहीं जाते हैं, और जब तक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और डायग्नोसिस होता है तो पता चलता है कि 3rd या 4th स्टेज पर वो कैंसर है, तब तक बहुत लेट हो जाता है, और इसी की वजह से कई महिलाएं अपनी जान भी गंवा देती हैं। बिल्कुल। तो चूँकि आपने इस फील्ड में काम किया है, और अगर आज से कई साल पहले की बात की जाए तब कैसा सिनेरियो था वहाँ, तब कैसे ट्रीटमेंट हुआ करता था, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। पहले जो हमारे पास पेशेंट आते थे वो बिल्कुल ऐसे पस डिस्चार्जिंग अल्सरेटेड लीजन लेके बहुत बड़े बड़े मासेस लेके आते थे ब्रेस्ट में। तो हम लोग कहते थे उनको कि आपको ये चीज़ दिख नहीं रही थी क्या, इतना आपने इतना बढ़ा लिया। तो वही होता था कि महिलाएं हैं और स्पेशली जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको अपने को देखने का टाइम ही नहीं रहता, और अगर उनको कोई ऐसी चीज़ दिख भी रही है तो वो सबसे लास्ट प्रायोरिटी रहती है। वो घर के सब शादी है, पति बीमार है, बच्चा बीमार है, इन सब का ख्याल रखती रहती है, लेकिन अपने आप को नहीं देखती हैं और इसी चक्कर में वो बीमारी बढ़ा लेती थी। लेकिन टचवुड आजकल अवेयरनेस काफ़ी गाँव में भी अच्छी हो गई है, और हम लोग भी घर घर जाके कैंप लगाते हैं और उनको इस चीज़ का अवेयरनेस देते हैं कि अगर कोई ऐसी गठान है शरीर में तो उसका जल्दी से जल्दी जांच कराएं। तो आजकल फिर भी जो पहले हम लोग 4th स्टेज में देखते थे, बिल्कुल जब फैल जाता था कैंसर, आजकल फिर भी काफ़ी केसेस हमको 0 और 1 और 2 स्टेज में मिल रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन है, लोग जो है अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। परेश जी, अगर आप ही के पास इसी से रिलेवेंट क्वेश्चन में आईज के मामले में लाऊं, तो कई लोग आंखों के मामलों में भी बहुत केयरलेस बिहेवियर करते हैं। आंखों में कुछ होता है तो कोई भी गुलाब जल डाल देते हैं या कोई भी घरेलू नुस्खा अपना लेते हैं। ये करना कितना हानिकारक हो सकता है और हार्मफुल हो सकता है किसी के भी लिए? ये करना काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि देखिए हमारे इसमें भी पेशेंट या लेट आता क्यों है, उसका कारण ये है कि हमारी 2 आंखें हैं। अगर एक आंख में से थोड़ी कमी आ रही है तो दूसरी आंख उसको ओवरकम कर लेती है। तो इसके लिए मैं आपके दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि घर में रोज़ सुबह उठ के एक आंख को बंद करें और सामने देखें 5 सेकंड के लिए, और फिर दूसरी आंख को बंद करें और उसी ऑब्जेक्ट को 5 सेकंड के लिए देखें। अगर दोनों आंखों में फ़र्क आपको समझ में आ रहा है, एक से साफ दिख रहा है, एक से साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो तुरंत एक नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं। दूसरी चीज़ ये कि आँखों की बीमारी भी कैंसर की तरह ही होती है, स्पेशली बच्चों में। अगर बच्चों में हम आँखों की बीमारी को जल्दी पकड़ लेते हैं तो उसका इलाज बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो सकता है। चश्मे जैसी छोटी भी चीज़ अगर बच्चे को है और उसका ध्यान नहीं गया पेरेंट्स का उसकी तरफ, तो जैसे जैसे बच्चों का डेवलपमेंट होता है, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, एम्ब्लायोपिया या तो फिर लेजी आई जिसे हम कहते हैं, जिसमें परमानेंट एक आँख का विजन कम हो सकता है। तो इसलिए मेरी आपके ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एक आंखों को बंद करके चेकअप करें, और अगर एक आंख में कभी भी कुछ भी तकलीफ आती है तुरंत उसको दिखाएं, उसको डिले ना करें। बिल्कुल। कई बार लोग कहते हैं कि आँख आ गई और उसको मतलब बीमारी को समझ नहीं पाते हैं, और फंगल इन्फेक्शन जो आँखों में हो जाता है वो काफ़ी हार्मफुल होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या फिर उसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। 2-3 चीज़ें हैं शुरुआती लक्षण। अगर कभी भी हमको आँख में चोट होती है किसी भी वेजिटेटिव मटीरियल से, जैसे कि तने की झाड़ी या फिर गाय बैल की पूंछ से कई लोग को इंजरी हो जाती है, वो एक बहुत, और या फिर मिट्टी वगैरह आँख में चली जाती है, उससे कॉर्निया में अगर डैमेज होता है तो वो बहुत ही फ्रैंक केस ऑफ कॉर्नियल अल्सर होता है। इस केसेस में पेशेंट को आंखों पे सफ़ेदी दिखाई देती है, आंखों के आसपास वाला एरिया पूरा लाल हो जाता है, आंखों से पस, पानी, डिस्चार्ज निकलने लगता है। ऐसे कंडीशन में कई लोग मैंने देखा है आंखों में गुलाब जल डाल लेते हैं या तो घी को थोड़ा सा लगा के आंखों में डालते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। क्यों? क्योंकि कॉर्निया भी एक तरीके से ट्रांसपेरेंट ऑर्गन है, उसका अगर हमने जल्दी ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे वो फंगल इन्फेक्शन पूरा बढ़ जाता है और जो हमारी आँख की काली पुतली है उसके अंदर सफ़ेदी आने के चांसेस हो जाते हैं। बिल्कुल। सर 2 मिनट,
आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन आपको होल्ड करना चाहूँगी क्योंकि हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हमारे जो खास मेहमान हैं एक और मौलाना साद अली नजमी साहब जुड़ चुके हैं, जो हमें शब बारात पर कुछ खास बातें बताना चाहते हैं। मौलाना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, आवाज़ मिल रही है आपको? जी हाँ सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया बहुत। जी सर, आज शब बारात है और उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या इसका महत्व होता है और कैसे इसे मनाया जाता है। इबादत की रात भी मानी जाती है, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। आज की जो रात है ये इस्लामिक मजहब में बड़ी इम्पोर्टेंट रात मानी जाती है, बड़ी अहम रात है। और इस रात में हमको ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहकर इबादत करना चाहिए। अपने घरों में रहकर खामोशी के साथ हम जितना ज़्यादा इबादत करेंगे तो मालिक भी खुश होगा और हमारे गुनाहों को भी माफ़ करेगा। जो गलतियाँ इंसान की ज़िंदगी में हो जाती हैं, मालिक की जो नाफरमानी हो जाती है, इंसान उसको तौबा करे, ऊपर वाला उसको माफ़ करेगा। आज की रात जो भी दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। तो ख़ास तौर से अपने घरों में रहकर हमको ज़्यादा से ज़्यादा नमाजों का एहतमाम, कुरान की जो किताब है उसको पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए और नमाज़ें पढ़ने का, नफली नमाज़ें पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए, वो काम जिससे ऊपर वाला मालिक अल्लाह ताला खुश हो। और गुनाहों से, ऐसे कामों से हमको अपने आप को रोकना चाहिए जिससे ऊपर वाले की तरफ से पकड़ हो और ऊपर वाला नाराज़ हो। ऐसे गुनाहों से बचने का हमको खास तौर से एहतमाम करना चाहिए। बिल्कुल। और आज की रात में खासतौर से इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि इबादत जो की जाए वो घरों में रहकर ही की जाए। सड़कों पर घूम कर इधर उधर मस्ती कर और ग्रुप बनाकर, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप बनाकर कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। ऐसे कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। आपको कब्रिस्तान जाना है तो आप इंडिविजुअल जाएं, ग्रुप बना के ना जाएं। बिल्कुल, लेकिन कई लोग रात भर जागने के लिए, इबादत करने के लिए सड़कों पर घूमते हैं और खासकर यूथ जो है इस तरह से जमावड़ा बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा करना किस तरह से देखा जाता है इस खास पर्व पर? इस तरह से करना गलत है क्योंकि इबादत का मकसद ये है कि इबादत का मकसद ये होता है कि खामोशी से घर में बैठकर या मस्जिद में रहकर इबादत की जाए। सड़कों पर रहकर इबादत करना ये इबादत का हिस्सा नहीं है। तो इस चीज़ का हमको बहुत खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे जो इबादत के नाम पर हो रहा है लेकिन इबादत में समान नहीं है। तो कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जिससे ऊपर वाला नाराज हो और लोगों को अल्लाह की जो मखलूक है, ऊपर वाले की जो बनाई हुई जो मखलूक है उसको तकलीफ पहुंचे। तो रातों में सड़क पे घूम कर इधर उधर खड़े होकर हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में, घरों में रहकर, मस्जिद में रहकर अपना टाइम को स्पेंड करना चाहिए, गुजारना चाहिए। फजूल कामों में फजूल काम करके, मस्ती कर कर, सड़कों पे घूम कर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सड़कों पे गाड़ियाँ तेज चला रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, तो ये इबादत का काम नहीं है। ये रात में ये सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए, खासतौर से नौजवानों को। बिल्कुल, जो डिसिप्लिन है उसी के हिसाब से हमें इबादत करनी चाहिए। साथ ही ये भी जानना चाहूँगी कि इबादत करने के बाद जो रोज़ा रखा जाता है उसका क्या महत्व होता है? जी, सब बारात के दिन, दूसरे दिन जो रोज़ा रखा जाता है वो एक नफली रोज़ा है और नफली रोज़ा रखने का एहतमाम करना चाहिए और इसका भी बड़ा सवाब है और इसकी बरकत से अल्लाह ताला ऊपर वाला जो है गुनाहों को माफ़ करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच सर, जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये हमने जानी कि कैसे इबादत करनी चाहिए और जो प्रैक्टिस होती है, जो डिसिप्लिन होता है, हमें उसी में रहकर अपनी जो चीज़ें हैं वो करना चाहिए। और हर धर्म में ही जो है एक डिसिप्लिन तय किया जाता है, एक तरीका होता है किसी भी इबादत को करने का, पूजा पाठ को करने का, उसी तरह से हमें करनी चाहिए। अगर वापस चलते हैं हम परेश सर के पास, और हम आँखों की बात कर रहे थे चूँकि, और सिर्फ होली ही नहीं, गर्मी का मौसम भी आ गया और गर्मी में भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आँखों में होती हैं। तो गर्मी में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कैसे गर्मियों में आँखों का ख्याल रखा जाए? गर्मी में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आंखों में आती है वो आती है एलर्जी की, क्योंकि गर्मी के अंदर लू चलती है, हवा बहुत तेज़ चलती है, तो जो भी आसपास की धूल मिट्टी है वो हमारी आंखों में जा सकती है। तो जो सबसे कॉमन हम चीज़ देखते हैं वो ये चीज़ देखते हैं। इसके लिए घर पे हम ये ध्यान रख सकते हैं कि जब भी हम बाहर से अपने घर में आते हैं तो हम अपना फेस वॉश अच्छे से करें, क्योंकि जो भी धूल मिट्टी आपके चेहरे पे चिपकी हुई है वो पसीने द्वारा टिपक करके आपके आँख के अंदर जा सकती है। आँखों को ठंडक पहुँचाने के लिए कभी भी गुलाब जल डालना अच्छी चीज़ नहीं है,
क्योंकि पहले के ज़माने में गुलाब जल जो होता था वो प्योर होता था। आजकल के टाइम में जो गुलाब जल आता है वो प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स के साथ आता है, बिल्कुल। वो आपके आंखों को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी चीज, आंख में कभी भी पानी आंख खोल के मारना नहीं चाहिए। अगर आपको आंखों को साफ करना है तो एक कटोरी में पीने का पानी लें और उसके अंदर अपनी आंखों को डुबा के पलक को झपके, अपने आप जो भी कचरा वगैरह है वो आंखों से निकल जाएगा। आंखों को मसलना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं आंखें थोड़ी सी लाल हो जाती है, हम उसको मसलते हैं। मसलने की वजह से जो आपकी आंखों की त्वचा है, आंखों का कॉर्निया है, उसमें और छिलावट या कोई एब्रेजन्स आ सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। जब भी बाहर जाएं एक प्रोटेक्टिव ग्लास या कोई सा भी हेलमेट, अगर फुल कवर हेलमेट पहने, उससे आपकी आंखें प्रोटेक्टेड रहें। मतलब आंखों को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। रश्मि जी, अगर मैं आपके पास वापस आऊँ और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अगर हम जानना चाहें तो फीमेल्स घर में कैसे डायग्नोस कर सकती है, कैसे जान सकती हैं कि उनके अंदर वो लक्षण है? जी, ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही है। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाके ही अपने स्तन की जांच कराएं। आप हर महीने आप एक कोई डेट डिसाइड करना है। आपका बर्थडे जैसे किसी भी डेट पे आता हो, सपोज़ 15 तारीख को आपका बर्थडे आता है, तो आप हर महीने की 15 तारीख को जब नहाते हैं, जब आप साबुन लगाते हैं अपने शरीर पे, तब आप निपल से बाहर की तरफ गोलाकार ऐसे दबाते हुए अपने स्तन को देखें। इस समय साबुन लगाने से आपका जो सरफेस टेंशन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो छोटी से छोटी गठान भी अगर होगी तो आपको वो आपकी हथेली के नीचे पता पड़ेगा कि कुछ गठान है। और अगर ऐसा कुछ लगता है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सी टेस्ट है और हर महीने, लेकिन हर महिला को हर महीने एक बार नहाते समय ये ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। और इस सिंपल टेस्ट करने से हम इतनी बड़ी बीमारी को भगा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये अगर हमने कहीं ना खुद से डायग्नोस कर लिया है और फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया है तो कहीं ना कहीं हम कैंसर को बहुत ही कम स्टेज में ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ अगर हम एक और कैंसर की बात करें जो इंडिया में और जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते, खासकर महिलाएं नहीं करती, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि क्या स्थिति है और कैसे उससे हम निजात पा सकते हैं। महिलाओं को जितनी भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, माहवारी की जितनी भी तकलीफ़ें होती हैं, कई बार माहवारी ज़्यादा आती है, कई बार रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं, सफ़ेद पानी का स्त्राव होता है, अगर इस तरह की कोई भी परेशानी महिलाओं को है तो एक सिंपल जांच होती है जिसको कि हम पैप स्मीयर कहते हैं, पैप टेस्ट कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल टेस्ट है। इसमें जैसे इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाता है बच्चेदानी के मुंह का, उसमें वहाँ से सिर्फ एक स्टिक से थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। तो इसमें ऐसा कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है या कोई ऑपरेशन नहीं है या कोई सुई वगैरह नहीं लगती है, कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो इसमें पैप स्मीयर लेके और हम ये पता कर सकते हैं कि महिला को कोई शुरुआती कैंसर के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। तो इससे हम बहुत जल्दी बच्चेदानी के कैंसर का पता लगा सकते हैं। और कहा यह गया है कि 30 साल के बाद हर 3 साल महिलाओं को ये वाली टेस्ट ज़रूर करानी चाहिए। सिंपल टेस्ट है, पैप स्मीयर टेस्ट। बिल्कुल। और चूंकि होली के ऊपर हम बात कर रहे हैं और होली में कई लोगों को स्किन इन्फेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, स्किन एलर्जी भी काफ़ी हो जाती है, तो उसके लिए हमारे साथ फ़ोन लाइन पर एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर दिव्यांशी मोहम्मद इमरान। मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। मैम, जैसे कि होली पर लोग मस्ती में भूल जाते हैं और कई बार आजकल कलर्स भी काफ़ी केमिकल वाले होते हैं जिससे स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो किस किस तरह की परेशानी हमें कलर्स से हो सकती है? कलर्स क्योंकि केमिकल्स बहुत ज्यादा मिले हुए आते हैं आजकल, इसमें मेटल्स भी बहुत मिले हुए होते हैं, तो कलर्स की वजह से ड्राइनेस, एक्ने, एक्जिमा, ये सब फ्लेयर अप हो सकता है। और जिन लोगों को ऑलरेडी स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है वो फ्लेयर अप हो सकता है। बालों में ड्राइनेस, डैंड्रफ, ये सब चीजें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। तो इससे बचा कैसे जाए? होली की कुछ प्री होली एंड पोस्ट होली स्किन केयर हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे होली से पहले आप पूरे अपने बॉडी पे एक अच्छा सा लोशन, सनस्क्रीन, क्योंकि आप धूप में खेलेंगे तो आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, और ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो कलर्स हैं वो इजीली रिमूव हो सके। और अपने नेल्स को, आई लैशेस को, आईब्रोज को, इन सबको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। इन सब जगहों पे भी आपको वैक्सीन, पेट्रोलियम जेली या फिर ऑयल इस्तेमाल करना है। और बालों के ऊपर भी आप ऑयल यूज करें, और अगर आपके बड़े बाल हैं तो उनको एक लूज बन में टाई करें ताकि उनको वॉश करना, हेयर निकालना बहुत इजी हो। और जब आप होली खेल लेते हैं
तो कोशिश करें कि जल्दी से है कलर जो है आप रिमूव करें, क्योंकि जितना ड्राई होता जाता है कलर उतना उसे निकालना मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो आप जितनी जल्दी उसको रिमूव करेंगे, और बहुत ज्यादा हार्श स्क्रबिंग नहीं करना चाहिए निकालने के लिए। और निकालने के लिए कुछ लोग पेट्रोल यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। बहुत जेंटली आप उसे वॉश करें। और अगर उसके बाद भी आपको कुछ एलर्जीज हैं, इचिंग हो रही है या कुछ बर्न हो गया है स्किन में, तो आप अपने स्किन डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखाएं, इसे नेग्लेक्ट नहीं करें। बिल्कुल। साथ ही होली खेलने के बाद कई लोग को स्किन में बहुत प्रॉब्लम होती है, स्किन फट जाती है कई सारे लोग के, और स्किन फटने की भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो वही कई लोगों को जिनको ऑलरेडी एक्जिमा है या ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, उनको और ज्यादा वो एग्जर्वेट हो सकता है। तो उसके लिए आपको पहले से हेवी मॉइस्चराइजर्स और ऑयल का यूज करना है। और जैसे ही आप उसे वॉश करते हैं उसके बाद भी आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजर और ऑयल, जेंटल ऑयल आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर्स रिमूव करने के लिए भी आप ऑयल का यूज कर सकते हैं ताकि वो इजीली रिमूव हो जाए। और उसके बाद भी अगर आपकी परेशानी पूरी तरीके से हल नहीं हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी के अलावा घरेलू नुस्खे कई लोग अपनाते हैं कलर निकालने के लिए, वो किस हद तक सही है? वही मैंने आपको कहा कि कई लोग मस्टर्ड ऑयल या पेट्रोल या कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं या नींबू का इस्तेमाल करते हैं उसे रगड़ के निकालने के लिए, जिसकी वजह से स्किन और बर्न हो सकती है, और ज्यादा इरिटेशन हो सकता है, और आपकी स्किन और ज्यादा सेंसिटिव हो सकती है। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ ऑयल, आप बेबी ऑयल यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, पेट्रोलियम जेली यूज कर सकते हैं, और बहुत जेंटल फोमिंग क्लेंजर यूज कर सकते हैं या सोप यूज कर सकते हैं निकालने के लिए। अब वो इनफ रहता है। बिल्कुल। चूंकि होली का फेस्टिवल आ गया है और लोग अभी से होली खेलना शुरू कर चुके हैं, तो आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से होली खेलें और किस तरह से अपनी स्किन का ध्यान रखें? वेजिटेबल डाइड नेचुरल कलर्स आ रहे हैं आजकल मार्केट में, इको फ्रेंडली कलर्स आ रहे हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। और मेटल केमिकल बेस्ड कलर्स, और कई लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के चीजें इस्तेमाल करते हैं होली में, मस्ती में भूल जाते हैं कि उसकी वजह से कई लोगों को नुकसान भी हो सकता है। ऐसा ना करें और नेचुरल बेस्ड कलर्स पे आप रिलाई करें, और स्पेशली अपने आंखों को, कानों को प्रोटेक्ट करें। आप सन ग्लासेस पहन सकते हैं अगर आपको होली खेलना है, तो उस टाइम पे आप हैट पहने ताकि आप सन से प्रोटेक्टेड रहें और बालों को भी कवर कर सकें। तो आई थिंक बहुत सेफ तरीके भी हैं होली खेलने के। अगर आप सेफ रहेंगे तो आप अच्छे से एंजॉय भी करेंगे होली, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे और आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। मतलब अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम होली को सेफ और अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत सारी अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली मैम, थैंक यू। तो जैसे कि बताया हमें डॉक्टर दिव्यांशी ने कि हमें किस तरह से चीज़ों का ख्याल रखना है और अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रखना है और ख़ुद का भी ख्याल रखना है। रश्मि जी, चूँकि हम बात कर रहे थे सर्वाइकल कैंसर की, तो इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है और क्या स्टेज है हमारे इंडिया में इस कैंसर की? मैंने बताया कि इसके लिए बहुत सिंपल टेस्ट है, पैप टेस्ट। हाँ। और आजकल इसका एक लेटेस्ट वेरिएंट भी आ गया है जिसको लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कहते हैं। तो इसमें बिल्कुल जल्दी इसका पता पड़ जाता है, और अगर इसमें कोई भी परेशानी होती है तो एक छोटा सा टुकड़ा लेके, जिसको हम सर्वाइकल बायोप्सी कहते हैं, उससे एग्जैक्ट पता पड़ जाता है कि कैंसर है या नहीं है। और अगर कैंसर है तो फिर उसके मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट्स हैं, सर्जरी होती है, सिकाई होती है, और कुछ कीमोथेरेपी भी होती है। तो इसकी मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट है, और ये पूरी तरह लंबा चलता है, लेकिन पूरी तरह ये भी ट्रीटेबल, ठीक होने वाला कैंसर है। बिल्कुल। मतलब डरने की बात नहीं, अगर हम सही स्टेज पे किसी भी बीमारी को अगर जान ले, पहचान ले और उसका इलाज करवाना शुरू करवा दे तो वो क्यूरेबल होती है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है और आप हेल्दी वापस से नहीं हो सकते। बस वही है कि थोड़ा हमको अवेयरनेस रखना चाहिए कि कब हमको डॉक्टर के पास जाना है, और जितना जल्दी हम पहुँचेंगे उतनी जल्दी हम ठीक होंगे। बिल्कुल। चूँकि त्यौहार की बात चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात चल रही है, और किसी भी त्यौहार में या किसी भी ओकेजन में संगीत ना हो तो वो अधूरा सा लगता है। बिल्कुल सी बात है। तो हमारे पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें, आपके पास भी मैं आऊँगी क्योंकि आपको भी गाने का शौक है, लेकिन चलिए दर्शकों को सुनाते हैं होली का ये स्पेशल गीत। पहली होली भी रजिया में खेली।
होली का ये लोकगीत सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और हमारे साथ रश्मि जी जो हैं वो भी काफ़ी अच्छा गाती है, हमें पता चला है। तो मैम क्यों ना थोड़ा सा आप भी हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाते हैं। आज वैसे मेरा गला थोड़ा ख़राब ही है, पर रंग की बात है तो मैं रंग से रिलेटेड एक लता मंगेशकर का बहुत पुराना गीत है पतंग फिल्म का, 2 लाइनें उसकी सुनाना चाहूँगी दर्शकों को। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। हो प्यार की खुशबू कहाँ आती थी कलियों से, होके आई है हवा भी उनकी गलियों से। जान कुछ कुछ उनकी भी जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। क्या बात है, आपने तो मतलब इतना अच्छा गाना गा के माहौल एकदम चेंज कर दिया। लेकिन अगर हम वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं परिश्तर, और कई सारे लोग जो है कॉन्टेक्ट लेंसेज भी पहनते हैं, और होली के फेस्टिवल में कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनना और उस पर लापरवाही बरतना, कई लोग गंदे हाथों से भी लेंसेज निकाल लेते हैं, वो कितना हार्मफुल हो सकता है? कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ करना होली में बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये तो सबसे पहले मैं एडवाइस दूंगा कि अगर जो लोग कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं, बिग नो, बिल्कुल होली के दिन कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ ना करें, अपना चश्मा पहने। कॉन्टेक्ट लेंस बेसिकली आपका जो काली पुतली है, कॉर्निया है, उससे एकदम चिपका हुआ रहता है। अगर गलती से कॉन्टेक्ट लेंस पहने हुए इंसान के आंख में कलर चले जाता है तो वो कॉन्टेक्ट लेंस और कॉर्निया के बीच में फंस जाता है, और इससे, जैसा कि हम पहले कॉर्नियल फंगल अल्सर की बात कर रहे थे, वो अल्सर कॉर्निया में हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप कॉन्टेक्ट लेंस अगर पहन भी रहे हैं, आप जब भी उसको हैंडल करें, हाथ एकदम साफ होने चाहिए, कोई भी पार्टिकुलेट मैटर आपके हाथ पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपके कॉर्निया को बहुत लंबे समय तक डैमेज कर सकता है। बिल्कुल। और जो भी दर्शक हैं अपने सवाल डॉक्टर परेश या डॉक्टर रश्मि से करना चाहते हैं, ये नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर कॉल कर सकते हैं और बिल्कुल अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0755 266 0049, ये टोल फ्री नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों के जो है जवाब पा सकते हैं। और हमारा एक और नंबर है जो टोल फ्री नंबर है, वो है 1880230040, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। और रश्मि मैम, अब अगर मैं वापस से आपके पास आना चाहूँगी, और होली की बात कर रहे हैं, चूँकि अभी सर से भी बात कर रहे हैं, और होली पर हम फीमेल्स की बात करें तो कैसे उनको अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार लापरवाही हो जाती है और लापरवाही परेशानी तक बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। एक तो महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, तो बाल हमेशा एक तो तेल अच्छी तरह, कोकोनट ऑयल जो नारियल तेल रहता है वो लगा के अच्छी तरह, और कोई ना कोई कपड़ा बालों में ज़रूर बांध लें, और शरीर में पूरा या तो मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन क्रीम या सिंपल अगर ऑयल भी लगा लेते हैं तो वो भी काफ़ी ठीक रहता है, स्किन डिजीज़ेस वगैरह नहीं होती हैं। और इसके अलावा महिलाओं को मैंने देखा है कि वो थोड़ा सा इस त्योहार से दूर रहती हैं। तो ये खुशी का त्योहार है, और महिलाएं सिर्फ मिठाई वगैरह बनाती न रह जाएं, इसमें खुल के पार्टिसिपेट करें और दिल से इसका हिस्सा बने। बिल्कुल, क्योंकि कल इंटरनेशनल विमेंस डे भी है, और कई बार हम घर में देखते हैं कि महिलाएं जो किचन में ही लगी रहती हैं, गेस्ट के लिए खाना बनाती हैं, और खासकर अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा खुल के, जैसे अब हम लोग तो मॉडर्न अगर शहरों की बात करें, बड़े शहरों की बात करें, तो वहाँ पे सब मिलके होली खेलते हैं, लेकिन ग्रामीण शहरों में आज भी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि महिलाओं घर के अंदर आओ, होली में बाहर मत जाओ, सेफ नहीं है। इसको लेकर क्या कहना चाहती हैं आप? वही मैंने कहा कि सभी इंसान हैं और सबको खुश होने का बराबर अधिकार है। तो महिलाएं, और आजकल ऐसा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी बहुत अवेयर हैं, और वो भी खूब मस्ती करती हैं, एंजॉय करती हैं। बिल्कुल। चूँकि परेश सर अगर आपके पास आए, और आप लोग एक बड़ी अच्छी जोड़ी है, सन और मदर की जोड़ी है, तो आपने अपनी मम्मी को बचपन से देखा है, कई तरह से देखा है कि किस तरह से वो है, और एक आई गेस महिला सशक्तिकरण का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने। तो क्या कहना चाहेंगे आप मैम के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में? महिला सशक्तिकरण के बारे में मैं इनको बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ करता हूँ। हमने बचपन से देखा है, और एक चीज़ जो इनसे मैंने सीखी है और वो लाइफ में मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ, वो है बैलेंस। हमेशा मेरी मदर जो है डॉक्टर निचलानी, वो हर चीज़ में बैलेंस बना के रखती हैं, और यही कारण है उनके सक्सेसफुल होने का। मैंने देखा है वो अपना जब काम भी करती हैं
उतनी ही डेडिकेशन से काम करती हैं जिस डेडिकेशन से कोई भी प्रोफेशनलिस्ट अपने प्रोफेशन को हैंडल करता है। जब वो घर पे आती हैं तो वो एकदम हाउसवाइफ की तरह हम सब बच्चों का ध्यान रखती हैं, खाना वगैरह बनाती हैं। तो हर एक उनका जो रोल रहा है मेरी लाइफ में, भले ही वो एज अ मेरा टीचर का रहा हो, मेरी फ्रेंड का रहा हो, एक प्रोफेशनलिस्ट का रहा हो और घर पे मम्मी का रहा हो, उन्होंने हर रोल को बैलेंस बना के रखा है, किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं किया। बिल्कुल। मतलब जो एग्जाम्पल आपने देखा है वो आपने जीता जाता एग्जाम्पल देखा महिला सशक्तिकरण का, कैसे विमेन एम्पावरमेंट पावर होती गई और होती जा रही हैं। तो इसको लेकर क्या कहना है, मतलब क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जितनी भी तमाम फीमेल्स आपको देख रही हैं इस वक्त उन्हें? मैं सबको एक तो हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे पहले विश करूंगा। महिला हमारे समाज में एक बहुत अहम कड़ी है, मैं ये चीज़ को बहुत अच्छे से मानता हूँ। और आज के टाइम में जो काम एक पुरुष कर सकता है वही काम महिला उससे ज़्यादा डेडिकेटेडली कर सकती है, ये मैं बहुत देखता आ रहा हूँ। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी इच्छाओं को कभी भी किसी से छुपाए नहीं। जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उसकी तरफ जी जान लगा के कोशिश करें। और आज के टाइम में कोई फ़र्क नहीं है आप पुरुष हो आप महिला हो, बस आप एक डेडिकेटेड वे में अगर अपना काम करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। एंड आज के टाइम में महिलाएं ज़्यादा डेडिकेटेड हैं हम पुरुषों से, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, वो डेडिकेशन हम देख भी रहे हैं। तो ये एक पर्सनल शायद फीलिंग होगी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ इस वक्त ये स्टेज, ये शो मैम के साथ शेयर करते हुए? मुझे बहुत ही खुशी हुई जब मेरे को पता पड़ा कि मेरे को मेरी मदर के साथ, जो कि थी डायनामिक कैरेक्टर है, उनके साथ स्टेज शो करने का मौका मिल रहा है। थोड़ा घबराहट भी हुआ कि कहीं वो मैं उनके सामने छोटा ना पड़ जाऊं, बट उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा करना है और थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैम जो है थोड़ी सी इमोशनल हो गई है लेकिन ये इमोशंस जो है शायद ये खुशी के इमोशंस है। तो मैम खुशी का माहौल है, इमोशंस अच्छे हैं, लेकिन जो महिलाएं आपको देख रही है, जो आपसे प्रेरित हो रही है, जिनके लिए आप एग्जाम्पल है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, परेश, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन सभी महिलाओं के लिए कि खुद के किरदार को रंगीन कर कुछ इतना, खुद के किरदार को रंगीन कर कुछ इतना कि जो तुझसे मिले रंगीन हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, मतलब अपने आप को इतना अच्छा बनाना है कि जो भी आए वो इम्प्रेस होता चला जाए और अपने आप पर मेहनत करनी है और आगे बढ़ते चलना है। चूँकि मैम अगर हम वापस से अपने सब्जेक्ट पर आएँ और हम कैंसर की बात करें और सर्वाइकल कैंसर के ऊपर हम बात कर रहे थे, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो अब आपको क्या लगता है किस हिसाब से चीज़ें चेंज होती जा रही है इस फील्ड में? क्योंकि मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई है और अब चीज़ें आसानी से डायग्नोस हो जाती हैं, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? आजकल जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जैसे कैंसर, स्तन का कैंसर भी लिया जाए तो उसमें मैमोग्राफी करके एक मशीन है। सो मैमोग्राफी में जब स्तन में कोई गठान नहीं होती है तब भी हम सिर्फ थोड़े बहुत माइनर कैल्सिफिकेशन देख के मैमोग्राफी से वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कुछ एबनॉर्मल एरिया इसमें आ रहा है, और जिसको हम स्टेज 0 कहते हैं, मतलब गठान होने के पहले की स्टेज, उसमें भी हम स्तन कैंसर डायग्नोज कर लेते हैं। और आजकल जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं वो भी टारगेटेड थेरेपी आ गई हैं। इसका मतलब ये है कि पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता था तो कैंसर भी एक प्रकार की सेल है और हमारे शरीर में भी सेल होती हैं, तो जब ट्रीटमेंट देते थे तो वो सेल तो डिस्ट्रॉय होती थी, साथ साथ हमारी सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती थी। लेकिन आजकल जो ट्रीटमेंट हो गया है वो इतना स्पेसिफिक हो गया है जिसको टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। मतलब जो टारगेट है, जहाँ हमको निशाना लगाना है, उसी एरिया पे जो कैंसर सेल्स हैं, सिर्फ जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो उस सेल्स पे ही काम करता है। तो जो नॉर्मल टिश्यू है उसमें कोई डैमेज नहीं होती है, तो मिनिमम डैमेज से मैक्सिमम रिजल्ट आजकल मिल जाते हैं। तो ये बहुत मतलब ज़्यादा पहले चीड़ा फाड़ी होती थी, बड़े ऑपरेशंस होते थे, उसकी जगह आप जो आपका टारगेट पॉइंट है, जो सेल है जिसको ठीक करना है, उसमें आप चीज़ें कर सकते हैं। सर अगर मैं आपके पास आऊँ और आँखों की बात करूँ तो कई लोगों में प्रॉब्लम होती है, इवन मुझे भी इस तरह की कई बार परेशानी होती है, एलर्जी होने पर आँखों में बहुत खुजली होने लगती है। तो एलर्जी का और आँखों का कैसे कनेक्शन है और ये क्यों होता है? देखिए, रिलेशन एलर्जी का ये है, एलर्जी एक हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है। कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर हमारे शरीर के अंदर जाएगा, उसके अगेंस्ट जो हमारी इम्यूनिटी रिएक्शन देती है, उसे हम एलर्जी का रूप बोलते हैं। गौर करने की बात यह है कि हमारे पूरे शरीर में सब जगह कवरिंग है स्किन की। स्किन एक प्रोटेक्टिव लेयर है, लेकिन आँख ही ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे स्किन की डायरेक्ट कवरिंग नहीं है। तो जो भी एलर्जी स्किन पे होती है उसकी 10 टाइम्स एलर्जी आँखों पे होती है।
तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ कि आँख के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल ना जाए। दूसरी चीज़, अगर आँख में कभी कोई फॉरेन मटेरियल गया है उसको धो के तुरंत निकालें। ठंडी सिकाई करने से एलर्जी के समय आँखों पे बहुत फ़ायदा मिलता है। एक कपड़े में बर्फ़ रख करके उसको आँखों पे अगर आप हल्के हल्के से सिकाई करेंगे, ठंडी सिकाई, उससे आपके एलर्जी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल। और चूंकि कई बार मौसम बदलने पे भी, जैसे अभी मौसम जो हो रहा है, हल्की बारिश का भी हो रहा है, फिर गर्मी भी हो रही है, ठंड भी हो रही है, तो मौसम बदलने में भी आंखों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें कैसे केयर करें? मौसम बदलने में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम दिखती है वो दिखता है कंजंक्टिवाइटिस, या जिसे हम आँख आना भी कहते हैं, पिंक आइज़ कहते हैं। वो सबसे कॉमन चीज़ है और ये वायरल इन्फेक्शन से होता है। ध्यान रखें कि अपने आँखों में कभी भी खुद से दवाई ना प्रयोग करें, क्योंकि कई आँखों की बीमारियां ऐसी रहती हैं जिसमें अगर हमने स्टीरॉयड का प्रयोग कर लिया, जो कि आम रूप पे अब इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है, अगर उन स्टीरॉयड ड्रॉप्स का हमने यूज़ कर लिया तो आँखों की बीमारी बढ़ भी सकती है। ओके, बिल्कुल। साथ ही कई लोगों का जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, तो उन लोगों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए? होली खेलने में अगर रंग चला जाता है तो क्या उनके लिए कोई परेशानी हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कैसे वो अपनी केयर कर सकें? डेफिनेटली कॉर्निया ट्रांसप्लांटेड आई ऑलरेडी एक बहुत ही सेंसिटिव और वीक आई होती है। उसके अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल जाना बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि कॉर्निया ट्रांसप्लांट में किसी दूसरे मनुष्य का कॉर्निया हम एक जीवित मनुष्य के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो अगर ऐसे समय में कोई भी कलर या आँख के अंदर जा सकता है तो उसमें कॉर्निया रिजेक्शन का चांसेस भी बढ़ सकता है। मेरी सिर्फ आपसे यही गुजारिश रहेगी, जो ऐसे हमारे मित्र हैं जिनका कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो चुका है, अगर उनकी आंखों में कुछ भी फॉरेन मटेरियल जाता है, तुरंत अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, उसको घर पे इलाज करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, मतलब खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर के पास ही जाना है, क्योंकि आंखें बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है और उनके साथ हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। रश्मि जी, अगर मैं अब आपके पास वापस आऊँ और ये जानना चाहूँगी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कैंसर की और चीज़ों की बात कर रहे हैं और अब लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन किसी भी बीमारी में मेंटली भी जो है अपने आप को डेवलप करना या उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और कई लोगों में इस चीज़ का बहुत डर बना रहता है कि अब तो कैंसर हो गया, अब ठीक नहीं हो पाएंगे, और आई गेस उसी वजह से वो और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा सवाल है ये। आदमी की जो विल पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनको कैंसर होता है, तो वो उनके रिलेटिव्स पहले ही बोल देते हैं कि मैडम आप इनको मत बताइएगा। हाँ, बिल्कुल। तो मैं उनको बैठ के समझाती हूँ, देखिए अगर सामने शेर है तो हमको पता रहना चाहिए कि सामने शेर है और हमको इससे बचना है। अगर हम सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो वो शेर तो हमको खा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर है तो मरना निश्चित है। आजकल 80% कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकते हैं अगर प्रॉपर समय पे डायग्नोसिस किया जाए, प्रॉपर इलाज किया जाए। तो और इसके साथ में जो मनुष्य जिसको कैंसर होता है उसकी इच्छा शक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी चीज़ें पहले ज़माने में भी कैंसर होते थे। ऐसा नहीं है कि पहले ज़माने में कैंसर नहीं होते थे, लेकिन लोग बोलते नहीं पहले तो हम इतने ठीक हो जाते थे अपने आप। तो पहले लोगों की इच्छा शक्ति बहुत होती थी, अगर कुछ हो भी जाता था तो वो उस चीज़ से लड़ते थे और उनको लगता था कि नहीं जो भी है हम इस चीज़ से पार पा लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इच्छा शक्ति आपके कैसे काम करती है, आप मेंटली अगर स्ट्रांग हैं तो आपके इंटरनल हार्मोन्स जो हैं, जो प्रोटेक्टिव हार्मोन्स हैं वो लिबरेट होते हैं और इससे कैंसर जो कोशिकाएं हैं उनकी डेथ होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदमी मॉरली स्ट्रांग रहे और इसके लिए फैमिली मेम्बर्स जो उनके दोस्त हैं, उनके घर वाले हैं, ये उनको सपोर्ट अगर करते हैं। तो हमने देखा है कि 2 मरीज हैं, सेम बीमारी है, सेम स्टेज है कैंसर की और सेम इलाज दिया जा रहा है, लेकिन एक की इच्छा शक्ति बिल्कुल कमज़ोर है, उसके घर वाले उसको प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है इसको कैंसर हो गया, चलो अब कुछ नहीं हो सकता, जो वो मेंटेलिटी वाले पेशेंट हैं। और एक है जिसको पूरी तरह से घर वाले लगे हुए हैं, नहीं आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप अच्छे हो, सब कर सकते हो, और उसकी खुद की इच्छा शक्ति भी जीने की। तो हमने देखा है कि हम दोनों में बराबर ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन जो जिसकी इच्छा शक्ति अच्छी है वो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, और जो इच्छा शक्ति कम वाले हैं और जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है वो डिप्रेस होकर उनको बीमारी बढ़ जाती है उसी ट्रीटमेंट पे। वो कहते हैं दृढ़ संकल्प और विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहे हैं, तो पहले में और अब में क्या सिनेरियो आप मेडिकल फील्ड में देखती हैं महिला और पुरुषों के बीच में, और क्या मैसेज आप हमारी महिलाओं को देना चाहेंगी मैम?
आजकल महिलाएं हर फील्ड में हैं, और स्पेशली अगर मेडिकल फील्ड देखा जाए तो मेडिकल फील्ड में तो महिलाओं का आजकल वर्चस्व हो गया है। आप पहले देखते होंगे कि मेल डॉक्टर्स ज़्यादा थे, लेकिन आजकल पैथोलॉजिस्ट में आप मेल्स ढूंढ के बताइए, गिनती के 1 या 2% बचे होंगे, बाकी पैथोलॉजिस्ट पूरी मैक्सिमम 80% महिलाएं रहती हैं। और इसी तरीके से हर फील्ड में महिलाओं का वर्चस्व मेडिकल में तो बढ़ता जा रहा है, और इनफैक्ट हर फील्ड में महिलाएं बहुत आगे हैं, क्योंकि जैसा कि परेश ने कहा कि उनका जो डेडिकेशन है उसको कोई मात नहीं कर सकता। तो बिल्कुल, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगी महिलाओं को? आप अपना ख्वाब सजाए रखें, और उसको पहुंचने के लिए, उस ख्वाब तक पहुंचने के लिए जितना मेहनत कर सकती हैं पूरी तरह करें, और आपको ख्वाब आपका बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल, मतलब मेहनत करनी है, पीछे जी, नहीं हटना है। जी। परेश जी, अगर आपके पास आना चाहूँ और आपसे यही सवाल पूछना चाहूँ कि जो तमाम फीमेल्स आपको देख रही हैं, क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे? मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ, और ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, कि आप किसी से कम नहीं हैं। ये चीज़ ठान लें, ये चीज़ सब जानते हैं, अब पूरी दुनिया जान गई है, आप किसी से कम नहीं हैं। तो अपने ख्वाबों को छोटा ना करें, जो आप करना चाहते हैं उसके डायरेक्शन में काम करते रहें, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। कितनी भी रुकावटें आएंगी, सब आप पार कर लेंगे, बस आप अपना निश्चय कायम रखें, और हम किसी से कम नहीं हैं, ये चीज़ आप अपने मन में रखें। बिल्कुल, और होली पर क्या एहतियात बरतें, उसको लेकर भी आप हमारे दर्शकों को टिप्स दे होली दीजिए। पे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आँखों के लिए तो बताई दी है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि कई बच्चे या फिर कई दोस्त हमारे बैलून्स वगैरह का यूज़ करते हैं, उसमें पानी वगैरह भर के एक दूसरे को मारते हैं। वो भी एक बहुत डेंजरस खतरनाक चीज़ है, क्योंकि कई बार वो बैलून उसके अंदर पानी रहता है, वो इतना हैवी रहता है, और वो डायरेक्ट अगर आपके आंख पे आकर के लगता है तो उससे एक बहुत ज़्यादा ब्लंट ट्रॉमा होने के चांसेस हैं। हमारे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं, इस सिंपल सी बैलून इंजरी की वजह से उनका पीछे का पर्दा खसक जाता है, आँख के अंदर खून भर जाता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें, और बैलून को अवॉइड ही करें, और एक हर्बल गुलाल या जो इको फ्रेंडली कलर्स हैं उनका यूज़ करें। बिल्कुल, मतलब इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो सेफ़ और अच्छी होली भी खेल पाएंगे, और कल विमेंस डे तो वो भी सेलिब्रेट कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप दोनों स्टूडियो में आए, इतना अच्छा जानकारी आपने शेयर की, इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच परेश जी, थैंक यू सो मच रश्मि जी, धन्यवाद। थैंक यू मैम। और आप लोगों के साथ दर्शकों के लिए भी कुछ कहना चाहूँगी कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, इंसान तो मिल ही जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। ऐसे ही हमारे खास मेहमान हैं, ऐसे ही आप तमाम दर्शक हैं हमारे लिए, जो हमारे लिए काफ़ी अनमोल है। इसलिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, होली सेफली खेलिए, अच्छे से खेलिए। नमस्कार, हैप्पी होली।